चलो, गुड इवनिंग। शैल वी स्टार्ट? चलिए, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 है एंड यूनिट नंबर 2 अपना पेंडिंग है। ओके, सो दैट पार्ट विल कंप्लीट एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग कि चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर है सेकंड या थर्ड जो भी है, ट्रेड नेगोशिएशन, दैट इज पेंडिंग। उसका 1 आवर का लेक्चर है, so that I'll share recorded, okay, so that you can watch, so that will complete it in 1.5 hours probably. Okay, so today we'll end up with the discussion part. So tomorrow there won't be any question of economics. So tomorrow 1 आवर का ही लेक्चर है, उसमें जस्ट मीटिंग्स क्या क्या हुए, ट्रेड नेगोशिएशंस कौन से डिसीजन है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पैराग्राफ है उस लेक्चर में मैंने आपको बताया। ओके, सो दैट आई विल शेयर विद यू। ऑलराइट, तो 1 आवर का बस आपको रिकॉर्डेड देखना है, बाकी का पार्ट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए। So if it completes by 5, then it's end only. Otherwise अगर नहीं कंप्लीट होता तो आप आपका मोहित सर 7 बजे तक लेने वाले, उसके बाद probably 45 minutes अपना रहेगा फिर, just to complete it with the part. Okay, but today we'll conclude anyways. चलो, so कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया था, क्या क्या एक्टिविटीज आरबीआई करेगा स्पेसिफिकली। दिस द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर ओनली। सीआरआर एडजस्ट कर सकता है, एसएलआर एडजस्ट करेगा, रेपो एडजस्ट करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन लेंगे, राइट? तो चलिए, नाउ विल कंटिन्यू द डिस्कशन। नेक्स्ट पार्ट इज एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास क्या क्या मैकेनिज्म्स है टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्राइस स्टेबिलिटी लाना या इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द mechanisms what they are having. Okay, so here there are 5 different mechanisms through which whatever is the objective of monetary policy that they can achieve. One is interest rate channel, another exchange rate channel, next is quantum channel, that is relating to money supply and credit, asset price channel and expectation channel. एक एक करके हमें डिस्कस करना है। इंटरेस्ट रेट चैनल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द पार्ट रिलेटिंग टू दिस। से अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करे, वैसे तो नॉर्मली कौन से केस में इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, से इकोनॉमी आपकी रिसेशन फेज में, तो गवर्नमेंट को अब मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, राइट? बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देना है, सो व्हाट दे कैन डू, दे विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बोरोइंग्स कैन बी डन मोर, बिकॉज अर्लियर सपोज इंटरेस्ट रेट वाज 14% एंड आरबीआई ने वो कम करके 8% कम कर दिया। ओके, now business organization will see earlier cost of capital was 15%, now it has reduced to 8%, 14 या 15%, now it has reduced to 8%. So जो भी उनको expansion projects जो undertake करने हैं, that they can now take because cost of capital is very low now, so they will do more borrowing. If more borrowing is done, business expansion ज्यादा होगा, production of goods and service will be more, right? अब production करने के लिए हमें ज्यादा number of labor required होगा, so more employment opportunities will be created. If more employment opportunities are created, more money supply will increase in the economy, क्योंकि अब उनको सैलरी मिलेगी। now if they are getting more income, then they will increase their expenditure, उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे। अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाएगा, अगेन बिजनेस सेक्टर के पास। सो बिजनेस सेक्टर will now again flourish, so again employment opportunities will be created. So economy can be revived from recession phase by this one activity. Have you understood? And if economy is in expansion phase or inflationary phase, तो यहां पे आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, lending will become very difficult for accepting the funds by way of borrowing will be very difficult for this business organization. तो इसका रिवर्स इफेक्ट होगा, अभी बोरिंग लेस होंगे, सो एक्सपांशन कम होगा, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स बिजनेस को अंडरटेक करने थे वो पोस्टपोन होंगे, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम आएगा, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनको बाहर निकालना पड़ेगा, सो लेस मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज इंटरेस्ट रेट चैनल। सेकेंड, एक्सपोर्ट चैनल, सॉरी एक्सचेंज रेट चैनल।
एक्सचेंज रेट चैनल में आरबीआई को अगर एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, आरबीआई को अगर एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर चैप्टर नंबर 4 कि अपनी इकोनॉमी में जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी इन्फ्लुएंस बाय आरबीआई, आरबीआई उसको चेंज कर सकता है, राइट? तो हियर अगर अपने कंट्री को एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो एक्सचेंज रेट विल बी एडजस्टेड इन सच अ मैनर कि एक्सपोर्ट को ज्यादा बेनिफिट हो। इफ यू रिमेंबर, अगर अपनी होम करेंसी एप्रिसिएट हो रही है तो एक्सपोर्ट को फायदा होगा, या डेप्रिसिएट हो रही है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा? डेप्रिसिएट, होम करेंसी अगर डेप्रिसिएट हो रही है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, राइट? एज एन एग्जांपल $1 इज इक्वल टू ₹60 एंड लेटर ऑन $1 इज इक्वल टू ₹70। यहाँ पे आप दिख रहा है कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रुपीस की स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट? सो अर्लियर एक्सपोर्टर को जो पर डॉलर 60 मिलने थे, अब कितने मिलेंगे? 70 मिलेंगे। सो जब भी गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ज्यादा प्रमोट करना है तो इन दैट केस आरबीआई विल एडजस्ट एक्सचेंज रेट इन सच अ मैनर दैट दे विल ट्राई to depreciate the home currency, okay? And vice versa, sometimes in our economy there is a requirement of import, say particular एक technology है वो हमें import करवानी है, okay? So in such case the development of our economy might be dependent on the technology import. In such case अगर import promote करना है तो home currency RBI influence करके appreciate करवाएंगे so that the liability in rupees will be reduced. Have you understood? एप्रिसिएशन मतलब $1 अगर ₹60 अब परचेस कर रहा है तो अगर अपनी होम करेंसी एप्रिसिएट होगी तो डॉलर की स्ट्रेंथ कम होगी, सो लेटर ऑन इट विल बी एबल टू परचेस ओनली 50, तो लाइबिलिटी जो अर्ली 60 पर डॉलर थी अब वो नीचे जाकर के 50 होगी, ओके? सो दिस इज एन एक्सचेंज रेट चैनल। तो सेम थिंग, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन में, ओके? तो जो एक्टिविटी हम करेंगे दैट इज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, ओके? तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे एंड ऑल दिस इफेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो दिस 2 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ओके? एंड एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। सिमिलरली exchange rate channel works through expenditure switching between domestic and foreign goods. Appreciation of domestic currency makes domestically produced goods more expensive compared to foreign produced goods, and this causes net export to fall. Correspondingly domestic output and employment will fall. इसका vice versa effect आएगा, okay? Quantum channel. Now what do you mean by quantum channel? Say we can say credit channel. अब यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई अपने बैंकर्स को, से फॉर एग्जांपल उनको इकोनॉमी रिवाइव करनी है तो आरबीआई विल ट्राई टू इंक्रीज, बेसिकली यहां पे क्रेडिट चैनल में फर्स्ट ऑफ ऑल से इकोनॉमी में ऑलरेडी ज्यादा फ्लो ऑफ मनी मींस इन्फ्लेशनरी फेज में, तो आरबीआई क्या करेगा? यहाँ पे रिजर्व्स इंक्रीज करेंगे, राइट? अगर रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी है, लोन देने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगा? कम होगी, दैट विल रिड्यूस, राइट? एंड देयरफॉर रिमेनिंग ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? जब रिजर्व इंक्रीज करेंगे सो लेंडिंग कैपेसिटी इफ इट इज रिड्यूस तो बैंक को जो सॉरी बिजनेस सेक्टर को जो बोरो करना था, नाउ दे वोंट बी एबल टू बोरो दैट मच मनी, सो द प्रोडक्शन विल कम डाउन, एम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, पैसे कमाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इसका रिवर्स इफेक्ट व्हेन इकोनॉमी इज इन रिसेशन फेज, तो यहाँ पे रिजर्व्स आरबीआई कम करेगी, so they will increase the credit creation capacity of bank, okay? So this will be the activity in credit channel. अब बैलेंस शीट चैनल में क्या होगा? बैलेंस शीट चैनल, here if the cost of credit rises, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो रहा है तो the strength of balance sheet deteriorates. How? The direct effect of monetary policy on the firm balance sheet comes through increase in the interest rate, leading to increase in the payments that the firm must make to repay its floating rate debts. An indirect effect occurs when same increase in rates reduce capitalized value of firm's long-lived assets. What do you mean by this? Next is balance sheet channel. Here अपने balance sheet में यहाँ पे liability side में will be showing debts, right?
सपोज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो कंपनी की ऑब्लिगेशन इंक्रीज होगा, वी कैन से रिस्क इन दैट कंपनी इज नाउ इंक्रीजिंग, राइट। तो इससे क्या होगा, उनके एसेट की वैल्यूएशन जो है वो कम आएगी। सिमिलरली हियर सपोज इन दिस डेट्स देयर आर बॉन्ड्स, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से कैन आई से द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विल रिड्यूस, यस्टरडे वी हैव सीन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इफ इट इज रिड्यूसिंग, मतलब लायबिलिटी साइड की अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो करस्पॉन्डिंगली एसेट साइड आल्सो वैल्यू विल रिड्यूस, मींस ओवरऑल बैलेंस शीट वीक अपीयर हो गया जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। वाइस वर्सा विल हैपन इफ इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस्ड, तो ऑलरेडी जो कंपनी का लोन है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो बैलेंस शीट विल अपीयर मोर स्ट्रॉन्गर। एंड हियर क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड है तो जो ऑब्लिगेशन था दैट विल बी आल्सो कमिंग डाउन, so if obligation is lower this balance sheet will appear more stronger, investor will be ready to invest in it, okay, so this will be the effect of balance sheet channel. And same thing will happen in asset price channel, asset price channel in the sense अगर interest rate increase हो रहा है तो bond और डेट उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू नीचे जाएगी, राइट। अगर बॉन्ड डेट की वैल्यू नीचे जा रही है सो द ओवरऑल वैल्यू ऑफ दैट फर्म विल डिक्रीज, राइट, एंड रिस्क इन द कंपनी इज इंक्रीजिंग नाउ क्योंकि एसेट की वैल्यू भी कम हो रही है एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन भी नीचे आएगा, ओके। एंड इक्विटी शेयर एंड अगर आउटसाइड डेट्स की वैल्यू नीचे आ रही है तो इन्हें ने उसका करस्पॉन्डिंग जो एसेट की वैल्यू है दैट विल आल्सो कम डाउन, सो एसेट का डेप्रिसिएशन ज्यादा रेट से करना होगा बिकॉज जो एसेट की वैल्यू है दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय एक्चुअली योर लायबिलिटी, जो आपकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है दैट इज रिड्यूसिंग ओनली, हैव यू अंडरस्टूड। एंड वाइस वर्सा विल हैपन इफ इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, रिस्क क्योंकि ऑब्लिगेशन अब लोअर है रिस्क विल बी रिड्यूसिंग, तो रिस्क कम है देयरफॉर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, so this is an asset price channel, so just with arrow mark you can write over there इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेशन चैनल, अब एक्सपेक्टेशन मतलब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बेसिस पे हमें अंदाजा मिलेगा कि आगे जाके इकोनॉमी में क्या होने वाला है। से फॉर एग्जांपल आरबीआई अगर सीआरआर अभी से कम कर रही है means it is a signal that it is government is expecting कि in coming time economy is going to get into recessionary phase, तो वो अवॉइड करने के लिए अभी से हम सीआरआर कम कर रहे हैं, सो लोगों के एक्सपेक्टेशन चेंज होंगे। रिसेंटली यूएसए की न्यूज आई थी सम 2 वीक्स बैक, यूएसए का जस्ट एक्सपेक्टेशन था, उनकी जो मीट चल रही थी गवर्नमेंट की, वहां पे उन्होंने कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज देयर रेपो रेट, ओके, जिनको हम फेडेक्स कहते हैं, न्यूज रीड किया रहेगा अगर आप मनी कंट्रोल फॉलो करते हो तो बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फेडेक्स द इंडियन स्टॉक मार्केट कोलैप्स्ड, मींस बेसिकली ये न्यूज क्या थी कि उनके जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री सेशन से उसमें उन्होंने ये सिग्नल दिया था कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ विद दिस जस्ट सिग्नल व्हाट हैपेंड, उनका स्टॉक मार्केट नीचे गिरा क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो एडवर्स इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी पे, राइट, तो इसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट नीचे गया जिसका इंपैक्ट अपने स्टॉक मार्केट में भी हुआ था, ओके। तो अपना स्टॉक मार्केट 3 to 4 डेज नीचे 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 जा रहा था, तो जस्ट आई वाज चेकिंग द रीजन, तो उसमें ये एक रीजन था, ओके, दिस वाज एन बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। हालांकि जब एक्चुअल जब उनका डिसीजन आना था तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया ही नहीं है, बट दिस चेंज इन मार्केट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन। तो आरबीआई अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करे जैसे सीआरआर चेंज करना और एसएलआर चेंज करना या इंटरेस्ट रेट में चेंज करना, इट इज अ सिग्नल, इट इज अ एक्सपेक्टेशंस विच विल बी पीपल विल बी कंसिडरिंग कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी अपनी ऊपर जाने वाले इन्फ्लेशनरी फेज में या रिसेशनरी फेज में जाने वाली है, सो दिस विल बी एन एक्सपेक्टेशन चैनल। So changes in monetary policy may have impact on people's expectation about inflation and therefore aggregate demand.
This in turn affects employment and output in the economy. So these are just a reading part. उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट मतलब बेसिकली यहां पे आरबीआई के टारगेट्स क्या है. चूजिंग एन ऑपरेटिंग टारगेट, इंटरमीडिएट टारगेट एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. ऑपरेटिंग टारगेट मींस हियर वी कैन से फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना. दिस इज एन ऑपरेटिंग टारगेट. इंटरमीडिएट टारगेट मींस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो अदर एलिमेंट्स हमें कंट्रोल करने होंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम करना होगा, राइट. मनी सप्लाई कम करना होगा जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा. दैट विल कम इनटू इंटरमीडिएट टारगेट्स. एंड वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स विल बी यूजिंग. क्या सिर्फ सीआरआर में चेंज करना होगा या सीआरआर के साथ एसएलआर में चेंज करेंगे, या बैंक इंटरेस्ट रेट टोटल चेंज होगा, या रेपो रेट में भी चेंज करना होगा. ये आरबीआई हैज टू डिसाइड कि उसका इंपैक्ट कितना कितना आएगा. इफ आरबीआई चेंजेस ईच एंड एवरी एलिमेंट्स उनके यहाँ पे, तो उसका इंपैक्ट किस लेवल पे जा सकता है. that they have to see, and then on that basis they have to choose which policy instruments they will be following. Okay, so here operating targets refer to financial variable that can be controlled by central bank to large extent through monetary policy instruments. So reserve money and short term money market interest rate or weighted average call rate. ये weighted average call rate क्या होता है बाद में explain करता हूँ, just pending रखिए. Okay, intermediate target means monetary aggregate short term and long term interest rates are variable which central bank can hope to influence to reasonable degree through their operating target. मतलब ये टारगेट अचीव करते टाइम ये जो मॉनिटरी एग्रीगेट्स और शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मेन टारगेट वी कैन से. सो इंटरमीडिएट टारगेट मींस यू कैन कंसीडर ऑपरेटिंग टारगेट एज मेन टारगेट. वो अचीव करते रहे, देयर विल बी सेवरल चेंजेस इंपैक्टेड ऑन द इकोनॉमी. दैट विल बी एन इंटरमीडिएट टारगेट. तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. एंड इंटरमीडिएट टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करते टाइम इकोनॉमी स्टेबिलिटी मेंटेन करना. दैट कैन बी एन इंटरमीडिएट टारगेट. एंड ये अचीव करने के लिए कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई विल बी टेकिंग, दैट विल बी द डिसीजन ऑफ आरबीआई. ओके, नाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स. So direct instruments comprises required cash reserve ratio, liquidity reserve ratio, spelling mistake, prescribed from time to time, cash reserve ratio, CRR and SLR. Directed credit which take form of prescribed targets for allocation of credit to preferred sectors. Sometimes RBI specify करेगी कि हम जो सेक्टर बता रहे वहीं पे आपको फंडिंग करना है. ओके, एज एन एग्जांपल आरबीआई का एक रूल है कि एक बैंक का जितने भी डिपॉजिट्स है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज बैंक ने कंपल्सरीली एग्रीकल्चर सेक्टर को फंडिंग देना है. ओके, तो यार जब आरबीआई चाहती है कि जो फंड्स डाइवर्ट हो एक स्पेसिफिक सेक्टर में, आइदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो आरबीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल करेगी कि आउट ऑफ योर फंडिंग आप इतना परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर को फंडिंग करोगे. ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स भी है. सिंपल एग्जांपल जस्ट बता रहा हूं कि एज एन एग्जांपल सपोज बैंक के पास 100 रुपीज डिपॉजिट आ रहे हैं, तो 100 रुपीज जो डिपॉजिट है बैंक क्या करेगी, इसे 25 रिजर्व रखेगी, सीआरआर एसएलआर, 75 दे विल बी यूजिंग फॉर लोन. अब जब उनको लोन देना है तो आरबीआई के और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि 75 में से भी सपोज 15 रुपीज आपको कंपल्सरीली एग्रीकल्चर सेक्टर में देने हैं एंड 10 रुपीज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोई लोन देना है. बाकी के जो फंड्स है वो आप किसी भी मैनर में यूज करो, हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, एनी हाउ. बट ये टू जो सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द एसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, उनको इतना इतना फंडिंग देना होगा. दैट विल बी परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच बैंक हैज एक्सेप्टेड. ओके, सो दिस इज क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स. administered interest rate wherein deposit and lending rates are prescribed by central bank. तो बैंक विल, सेंट्रल बैंक आरबीआई स्पेसिफाई करेगा कि जब आप लोन दोगे तो कितना कम से कम इंटरेस्ट होना चाहिए. ओके, हियर दे विल बी गिविंग प्राइस बैंड एक्चुअली मींस लोअर एज वेल एज हाईएस्ट रेट दे विल स्पेसिफाई. उनके बीच बैंक यहाँ पे रेट दे सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं. एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट बेस्ड डिस्काउंट विंडो. तो क्या क्या एक एक करके डिस्कस करते हैं. सीआरआर डिस्कस करने की जरूरत है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस. ओके,
तो रीडिंग आप करोगे। एसएलआर ऑल्सो वी हैव डिस्कस, मैंने आपसे कहा था कि एसएलआर मतलब आपको लिक्विड फंड्स में मेंटेन करना है। तो लिक्विड फंड्स क्या कहा मेंटेन कर सकते हो आप, कैश में मेंटेन कर सकते हो, गोल्ड, देन अनएनकम्बर्ड मतलब कोई ऑब्लिगेशन ना होने वाले, शॉर्ट टर्म वी कैन से, और कोई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इसके लिए नहीं होना चाहिए। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स दैट इंक्लूड गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, देन डेटेड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग दोज issued by government of India time to time अंडर अ मार्केट बोरिंग प्रोग्राम एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आरबीआई के स्कीम है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स और सम डेटेड सिक्योरिटीज इशू करके रखे, तो आरबीआई स्पेसिफाई करेगा कि ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है स्पेसिफिक, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, देन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर देयर मार्केट बोरिंग प्रोग्राम एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच आरबीआई में नोटिफाई। तो इसमें आरबीआई ने नोटिफाई किया कि म्यूचुअल फंड में जो लिक्विड फंड होता है, लिक्विड फंड सुना है आपने, म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड करके एक फंड होता है। लिक्विड फंड मतलब क्या, आपके पैसे म्यूचुअल फंड के गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में ही इन्वेस्ट होंगे। ओके, इट विल बी फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब आज इन्वेस्ट कर, अगर आपने किया तो उसका एक मिनिमम पीरियड होता है 3 डेज का, 3 डेज के बाद कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। इट इज लाइक अ सेविंग अकाउंट ओनली, वेन एवर यू वांट यू कैन विड्रॉ, वेन एवर यू वांट टू डिपॉजिट यू कैन ट्रांसफर द फंड्स टू लिक्विड फंड्स। ओके, तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आर बीन गिवन कि एसएलआर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, next is liquidity adjustment facility। liquidity adjustment facility क्या होता है, under this facility only RBI will be giving loan। यहाँ पे RBI लोन देगी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, एंड जब लोन देगी तो दे विल बी चार्जिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नथिंग बट रेपो रेट। ओके, तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, लोगों से डिपॉजिट लेना, लोगों को लोन देना। तो कमर्शियल बैंक को जब लोन चाहिए तो किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड्स हो तो कहां पे डिपॉजिट करेंगे, आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आरबीआई, तो इसलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक व्हेन लेटर फेसेस शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी थ्रू इट्स डिस्काउंट विंडो, मतलब बैंक्स के पास अगर लिक्विडिटी क्राइसिस हो देन आरबीआई उनको फंडिंग करेगा। ओके, scheduled commercial banks can borrow from the discount window against collateral of securities like commercial bills, government securities, treasury bills and other eligible papers। तो डिस्काउंट विंडो मतलब उनका एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिससे वो फंडिंग ले सकते हैं। ओके, फ्रॉम जून 2000 आरबीआई has introduced liquidity adjustment facility। it is a facility extended by RBI to scheduled commercial banks including RRB, rural regional banks जिसको हम कहते हैं। ओके, and primary dealers, just a second, this was a facility which was been started by RBI just to give loan to banks। ये रेपो का सिस्टम हमने डिस्कस किया हुआ है ना, अगेन आई जस्ट ब्रीफ। आरबीआई बैंक्स को लोन देगी, बट जब लोन देगी तो बैंक के पास जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होंगे दैट विल बी गिवन टू आरबीआई एंड इसके अगेंस्ट दे विल बी गिविंग फंडिंग। ओके, एंड फॉर दिस लोन दे विल चार्ज अ इंटरेस्ट रेट विच इज कॉल्ड एज रेपो। तो रेपो को हम कहते हैं रीपर्चेस रेट। रीपर्चेस रेट मतलब इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली परसेंटेज में चार्ज नहीं किया जाता, यहाँ पे द इंटरेस्ट इज बीन चार्ज ऑन द बैंक बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। मतलब ये जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करेंगे तो दे विल बी परचेसिंग एट 95, मतलब 95 रुपीज पे करेंगे जिसकी वैल्यू होगी से 100 रुपीज। ओके, तो 5% ऑटोमेटिकली उनको इंटरेस्ट चार्ज होगा।
ओके, मीन्स बैंक जब उनके सिक्योरिटीज वापस लेंगी दे नीड टू पे 100 रुपीज एंड एट द टाइम दे विल टेकिंग फंडिंग दे विल बी पेइंग 95। तो 5 रुपीज जो डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट। तो जो रेपो रेट होता है उसमें परचेस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में डिफरेंस चार्ज करते हैं। ओके, so this repurchase option, in short it is called as repo. This we already discussed, so we won't read it now. Okay, जो आरबीआई जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से फंडिंग देती है इट इज कॉल्ड एज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम देखिए आपने, बैंकिंग सिस्टम जो है तो इट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सेम मैनर में आरबीआई के एक सेपरेट सिस्टम है। ओके, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एनडीएस। थ्रू एनडीएस बैंक्स कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर लोन एंड आरबीआई यहाँ पे डिसबर्स करेगी। ओके, देन फैक्ट्स आर बीन गिवन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली आरबीआई की कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या होना चाहिए। ओके, हैज डिसाइडेड टू कीप पॉलिसी रेपो रेट अंडर अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अनचेंज एट 6.25% एंड रिवर्स होना चाहिए, रिवर्स रेपो एट 6% एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बैंक रेट इज 6.5%। नाउ हियर ये रेट आपको याद रखने, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, याद रखना नहीं है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट? बैंक रेट क्या होता है? से बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनकी वैल्यू है 100 करोड़, आरबीआई के पास वो जाते हैं लोन के लिए, ये 100 करोड़ की वो सिक्योरिटी रखेंगे, राइट, एंड दे विल बी गेटिंग अ फंडिंग ऑफ 100 करोड़। ओके, अज्यूमिंग की जो इंटरेस्ट है वो सेपरेटली पे किया जाएगा। अब बैंक की रिक्वायरमेंट है सपोज 150 करोड़, तो हियर अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बेस्ड ऑन द सिक्योरिटीज व्हाट दे आर हैविंग उसके तहत तो उनको 100 करोड़ मिला है, राइट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा दैट विल बी रेपो रेट चार्ज। ओके, एंड नॉर्मली ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब बैंक को जो फंडिंग चाहिए वो तो 150 थी, उसमें से 100 करोड़ उनको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से मिला। नाउ एडिशनल जो 50 करोड़ उनको पे करना है दैट इज अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सेपरेटली विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई डायरेक्टली यहाँ पे फंडिंग देगा एज अ नॉर्मल लोन ओनली। ओके, एंड इस लोन पे जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज बैंक रेट। ओके, तो रेपो रेट में बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई चार्ज करता है एंड रेप ओवर एंड अबव दैट अमाउंट ऑफ दैट रेपो जो बैंक सॉरी आरबीआई बैंकर्स को लोन देगा ऑन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी चार्ज इज कॉल्ड एज बैंक रेट। ओके, तो सपोज रेपो रेट इज 6%, तो क्वाइट ऑब्वियसली ये जो बैंक रेट रहेगा दैट विल बी हायर, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के पास सिक्योरिटी होती है ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल इट विल बी 7%। सो अगर बैंक रेट चेंज होगा तो फर्दर जब बैंक डिसबर्स करेगा लोन टू जनरल पब्लिक दे विल बी चार्जिंग से 10% और 11% बिकॉज दे हैव टू अर्न प्रॉफिट ऑन इस, राइट। सो हियर रेपो रेट दिया हुआ है 6.25%, रिवर्स रेपो मतलब यहाँ पे बैंक के पास सरप्लस फंड्स है वो अब आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखेंगे। तो ऑब्वियसली आरबीआई जब पैसे ले रहे हैं तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है आरबीआई को वो कम रेट से देंगे, नहीं तो आरबीआई लॉस में चली जाएगी, राइट। सो आरबीआई यहाँ पे करेगा सपोज 6%, रेपो रेट 6.25% एंड बैंक रेट से फॉर एग्जांपल इज 7%। अर्लियर आरबीआई की पॉलिसी थी रिलेटिंग टू एमसीएलआर और बीपीएलआर भी कहा जाता था उसको, स्पेसिफिकली बीपीएलआर। एमसीएलआर इज स्टिल कंटिन्यूड बट बीपीएलआर मतलब क्या था? बेंचमार्क प्राइस लेंडिंग रेट। ओके, मतलब ये एक मिनिमम रेट आरबीआई स्पेसिफाई करता था, उसके ऊपर बैंक विल बी चार्जिंग सम हायर रेट। मतलब जो भी रेट फ्लोटिंग रेट होते थे तो फ्लोटिंग रेट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक दिस, बीपीएलआर प्लस 2%। ओके, तो आरबीआई जो बीपीएलआर चार्ज करेगा उसके ऊपर 2% बैंक चार्ज करेगी एज अ फ्लोटिंग रेट फॉर जनरल पब्लिक। नाउ आरबीआई ने एक पार्ट कैंसिल करके बैंक रेट स्पेसिफाई किया, तो बैंक रेट कैन बी यूज एज मिनिमम रेट जो बैंक विल चार्ज फॉर जनरल पब्लिक। ओके, एंड आरबीआई जब डायरेक्टली बैंक को लोन देगा दे विल बी चार्जिंग बैंक रेट। ओके, एंड नॉर्मली ये बैंक रेट यूज किया जाता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। So difference between repo and bank rate is very small because basically both the case बैंक लोन ले रही है यहाँ पे,
तो रेपो नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, एंड विदाउट सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन बैंक लेती है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट इज बैंक रेट. ओके, रिवर्स रेपो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ये बाकी का जस्ट रीड करना है कि कितने डेज शॉर्ट टर्म मतलब 7 डेज 14 डेज के फंडिंग होता है फॉर दैट मच पीरियड. ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, being a banker's bank acts as a lender of last resort. So marginal standing facility announced by RBI in its monetary policy 1112 refers to facility under which scheduled bank can borrow additional amount of overnight money from central bank over and above what is available to them under liquidity adjustment facility window by dipping into SLR portfolio up to limit % of the net demand and time liabilities. मतलब जो बैंक की जो लाइबिलिटीज है जैसे कि डिपॉजिट जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आरबीआई कितना फंडिंग देगा. ओके, तो से ये जो बैंक है उनको टोटल कितना चाहिए था, 150 करोड़ चाहिए था. अब उनके डिपॉजिट्स वेर लोअर, तो आरबीआई ने कहा कि मैक्सिमम वी कैन गिव 130 करोड़. तो 100 करोड़ वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में देंगे एंड 30 करोड़ दे विल बी गिविंग अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ओके, so bank can borrow through marginal standing facility on all working days except Saturdays between 7 to 7:30 p.m. in Mumbai. Minimum amount which can be accessed through marginal standing facility is 1 crore or more will be available in the multiple of 1 crore. तो minimum amount जो बैंक borrow करेगा under this facility आरबीआई ने कहा कि 1 crore के multiples में आप borrow करोगे. Okay. Now what is marginal stabilization scheme? Marginal stabilization scheme में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो लोन चाहिए होता है तो गवर्नमेंट कहां से लोन लेगा, गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेगा. राइट, अब आरबीआई को जो लोन देना है वो पैसे कहां से आएंगे, आरबीआई क्या करेगा, एक तो रिजर्व्स दो उन्होंने बैंक्स के लिए रहते हैं, प्लस वो क्या करेगा समटाइम्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे विल सेल टू पीपल एंड बाय सेलिंग दे विल बी गेटिंग मनी एंड दैट मनी विल बी गिवन एज अ फंडिंग टू गवर्नमेंट. ओके, सो सिंपल वर्ड्स में सेलिंग और परचेसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी डन अंडर दिस सिस्टम. ओके, सो रीड कीजिएगा. ये पार्ट अंडरलाइन कीजिए. बेसिकली अंडर ये स्कीम में होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है फॉर जनरल पब्लिक, पब्लिक का पैसा जाता है आरबीआई के पास और आरबीआई एज अ फैसिलिटी लोन देता है गवर्नमेंट को. ओके, बैंक रेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सिंपल वर्ड्स में बैंक क्या करेगा, यहाँ पे उनके पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो डिस्काउंट करके फंडिंग लेगा. ओके, तो रेपो के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने रख करके फंडिंग लिया रहता है. नाउ दे विल डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद आरबीआई एंड देन टेक फंडिंग. तो ओवर एंड अबव रेपो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो फंडिंग आरबीआई प्रोवाइड करेगा दैट विल बी चार्ज एट अ हायर इंटरेस्ट रेट जिसको हम बैंक रेट कहते हैं. ओके, सो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस. सो रीडिंग पार्ट आप करोगे. ओपन मार्केट ऑपरेशन, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, जब भी इकोनॉमी एक्सपांशनरी फेज में है तो आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस लिक्विडिटी है दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय आरबीआई. राइट, एंड whenever economy is in recessionary phase RBI क्या करेगी, RBI will buy securities. Because of this जब RBI buy कर रही है तो funding is been given to the people, so money will flow into economy. So this is open market operation. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की. तो क्रक्स बस इतना ही है, एक्सपांशन और इन्फ्लेशनरी फेज में.
एक्सपांशनरी फेज में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सेस लिक्विडिटी हमें एब्सॉर्ब करनी है आरबीआई को। ओके, तो आरबीआई सेल कर रहा है मतलब लोग परचेस करेंगे, लोग परचेस जब करेंगे सिक्योरिटीज तो दे हैव टू पे द अमाउंट, सो द मनी इज फ्लोड फ्रॉम पीपल इन द इकोनॉमी टुवर्ड्स आरबीआई। ओके, ये मैंने लिखा है रिसेशनरी फेज। Have you understood this? So yesterday we have discussed already same points. अब ये जो agreements हुआ है, these are the facts what are been given. So these figures will keep on changing. Inflation rate क्या है, current repo rate क्या है. अब ये जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसके बाद n number of times, because here you can see March 21 तक information is been given कि 4% consumer price index था, okay, inflation. But now it has changed. Okay, so these figures are not at all important. ये जो information दिया हुआ है, these are just actual fact is been given, so it is not important. अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज अंडरटेक करने के लिए आरबीआई के अंदर एक कमिटी होती है जिसमें गवर्नर विल बी अ पार्ट और ही विल बी अ चेयरमैन, एंड दे विल बी लुकिंग कि इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बेसिस पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें अंडरटेक करना है. सो दिस इज सिंपली अ कमिटी एस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई फॉर मैनेजिंग द स्टेबिलिटी और मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. ओके, सो ये रीड कीजिए आप अभी. इसके ऊपर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, बट अगर क्वेश्चन आता है तो एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क के लिए. दिस इज जस्ट अ कमिटी, 6 मेंबर कमिटी है एंड चेयरमैन उसका आरबीआई गवर्नर होगा. जो बॉडी दिया हुआ है कि कौन कौन हो गए, 1 ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम आरबीआई बोर्ड, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा जिनके पास ये इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, नॉलेज, सिंपल वर्ड्स में एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए. ओके, डन. चलिए, सो बेसिकली इस यूनिट में से सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन रेपो, रिवर्स रेपो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. Now we'll come to that last unit which is remaining. Money supply. Unit number 2, concept of money supply. यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आ सकता है टू मेजर मनी सप्लाई. एंड मेजर करने के लिए आरबीआई ने सम नॉर्म्स दे हैव गिवन, तो बाय यूजिंग दैट नॉर्म्स आपको जस्ट मनी सप्लाई मेजर करना है. ओके, सो योर प्रैक्टिकल एग्जांपल इज आल्सो एक्सपेक्टेड.
मनी सप्लाई मतलब क्या? मनी सप्लाई मतलब क्या? Can we say money supply means availability of money, availability of money towards public, पब्लिक के पास सर्कुलेशन में कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई. आई रिपीट, इकोनॉमी में पब्लिक के पास सर्कुलेशन में कितना मनी अवेलेबल है, दैट इज नथिंग बट मनी सप्लाई. ओके, अब पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड होगा और व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड? गवर्नमेंट के पास जो पैसा है शुड इट बी इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मतलब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के सर्कुलेशन में जो पैसा है वो. ओके, तो जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है विल इट बी इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई? आंसर इज नो. तो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, एंड बैंक्स. बैंक में कौन आएगा? आरबीआई एंड ऑल अदर बैंक्स. इन दो लोगों के अलावा जितना भी पैसा बाकी के सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक. ओके, सही है, देखते हैं. द टर्म मनी सप्लाई denotes total quantity of money available to people in economy. Okay, तो ये जो people means we have to consider public, and इससे related point यहाँ पे explain किया हुआ है. Term public is defined to include all economic units, means household, firm and institutions. तो यहाँ पे include क्या क्या करना है? Household, business, other institutions. आगे, गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, सॉरी, एक्सेप्ट दिया हुआ है, आई विल रीड फ्रॉम स्टार्ट. द टर्म पब्लिक इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, हाउसहोल्ड, बिजनेस, फर्म्स एक्सेट्रा, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम. तो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम को एक्सक्लूड करना है. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे सेपरेटली एक्सक्लूड में लिखा है. अब गवर्नमेंट में क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. एंड बैंकिंग सिस्टम में आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट. ओके, फर्दर पब्लिक शैल इंक्लूड लोकल अथॉरिटी. ये लोकल अथॉरिटी कैंसिल करो, ये मॉड्यूल में प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे इन एनीवे लोकल बॉडीज इज कवर्ड. ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे क्या दिया है? बैंक में कौन कौन आएंगे? वो बैंक जो डिपॉजिट ले रहे. सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस एनबीएफसी, वो इंक्लूजन में आएगा. तो एनबीएफसी के पास जो पैसा है वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा. ओके, देन नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सिंपल वर्ड्स में पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट से. फॉरेन सेंट्रल बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने आरबीआई के पास अगर कोई डिपॉजिट रखा है या आरबीआई का पैसा कोई वर्ल्ड बैंक के पास है, तो क्या वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा? यस, उनके पास जो अपना मनी है दैट विल बी इंक्लूडेड. यानी कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी इंक्लूड हो गए उसमें. फॉरेन गवर्नमेंट को अगर हमने कोई पैसा दिया हुआ है, so this will be also included. IMF which holds the same money of RBI's deposits. तो here RBI ने इनको अगर फंडिंग दिया हुआ है, RBI has given funding और RBI has given deposits, तो इनके पास जो अपना पैसा है वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा. ओके, तो सिंपल वर्ड्स में मनी सप्लाई मतलब क्या? द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस. इन सारे लोगों के पास जो पैसा रहेगा अपना आरबीआई का प्रिंटेड करेंसी, दैट इज कॉल्ड एज
अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और मनी सप्लाई. ओके, तो बेसिकली मनी सप्लाई के सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, कहां से पैसे आएंगे? जब अवेलेबिलिटी कह रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे? एक तो रहेगा प्रिंटेड मनी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी और फिएट मनी, सिंपल वर्ड्स में प्रिंटेड मनी. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी ऑफ बैंक. यहां से भी पैसे जनरेट होंगे. और क्रेडिट क्रिएशन वी कैन से क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या? से पब्लिक मतलब आप मैं सब इंक्लूड होंगे. सपोज मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं एंड मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरे पास जो पैसे है वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा एंड आपके पास जो पैसे है वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा, राइट? मींस कैनवी से जो प्रिंटेड करेंसी रहेगी दैट विल बी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड मनी सप्लाई विल बी एट वेरी हाई क्वांटिटी. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट मीन्स व्हाट? से आरबीआई ने प्रिंट करके मिस्टर ए को दिया 1,000 रुपए. मीन सपोज इकोनॉमी में सिर्फ 1,000 एक्चुअल मनी है. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि मिस्टर ए इज इंक्लूडेड इन द पब्लिक, राइट? तो उसको जो पैसे मिल रहा है, द मनी अवेलेबल विद मिस्टर ए विल बी इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई. अब वो क्या करेगा? सपोज उसने 200 रुपए कैश में सेव करके 800 रुपीज खर्च किया हुआ है. ओके, तो जब वो खर्च करेगा, सपोज उसने पे किया मिस्टर बी को. अब मिस्टर बी को कितने मिले? 800. तो क्या ये मिस्टर बी का जो इनकम है वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा? आंसर इज यस, वो भी इंक्लूड होगा. मिस्टर बी मिस्टर सी को पे करेगा से 600 एंड मिस्टर सी डी को पे करेगा से 200. डी ने आगे कोई खर्च किया नहीं. तो एक्चुअल प्रिंटेड मनी कितना है इकोनॉमी में? 1000. दिस इज द प्रिंटेड करेंसी. बट बिकॉज व्हेन इट इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है, एक्चुअल अब फ्लो ऑफ मनी कितना है? 1000 प्लस 800 1800, दिस 2400 एंड 2600. 2600 is money supply. तो हियर दिस डिफरेंस 2.6 टाइम्स, इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर. इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि मनी सर्कुलेशन की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल प्रिंटेड करेंसी विल बी वेरी लोअर एज कंपेयर टू एक्चुअल मनी सप्लाई. मनी सप्लाई ज्यादा होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट. जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद है आपको? जब एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनकम हायर लेवल से इंक्रीज हो रहा है, तो दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सिमिलरली मनी सप्लाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जब जा रहा है तो इट विल क्रिएट मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट? सो दिस इज मनी मल्टीप्लायर. अब क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर करके कंसेप्ट आता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? से मिस्टर ए को 1,000 रुपए मिले एज एन इनकम. ओके, अब उसको जो खर्च करना था, सपोज 200 रुपए उसको खर्च करना था, उसने क्या किया? 800 रुपीज अपने बैंक में रखा. सपोज उसकी बैंक है एसबीआई. तो जब वो डिपॉजिट रखेगा तो एसबीआई के बैंक में दे विल बी शोइंग से 800 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल मनी सप्लाई मिस्टर ए को कितना मिला था? 1000. ओके, अब एसबीआई क्या करेगी? जो उनके पास जो डिपॉजिट आया उसमें से सपोज 10% दे आर कीपिंग रिजर्व. ओके, तो दे विल कीप 80 रुपीज रिजर्व. 720 डिसबर्स करेगी एज अ लोन. अब ये लोन कौन लेगा? से फॉर एग्जांपल मिस्टर सी लेगा. अब मिस्टर सी क्या करेगा? इस 720 में से, टाइम बिंग आई एम अज्यूमिंग कि ही इज नॉट कीपिंग विथ हिमसेल्फ एवरी वॉट एवर अमाउंट लोन इज टेकिंग, ही इज डिपॉजिटिंग विद द बैंक. तो सपोज मिस्टर सी ने एचडीएफसी बैंक में 720 डिपॉजिट कर दिया फॉर हिज बिजनेस पर्पस. ओके, अब एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? 720 में से 72 रिजर्व रखेगा एंड बैलेंस जो है फॉर एग्जांपल 650, दे विल डिसबर्स इट एज अ लोन. ओके, देन दिस अमाउंट विल बी गेटिंग टू मिस्टर, कौन है अभी पर्सन? डी. ओके, अब डी अगेन बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसमें से पार्ट रिजर्व रख करके डी, सॉरी बैंक जो डी है, डी की जो बैंक है, दैट बैंक विल डिसबर्स इन फर्दर अनदर पर्संस इन द इकोनॉमी. तो इससे हो क्या रहा है? एक्चुअल मनी सप्लाई कितना था? 1000. बट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन, 720 देन 650 एंड फर्दर एक्चुअल मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, मनी सप्लाई
is rising. Okay, so say for example 1000 was the actual money, printed money available, but because of this credit creation, when the money has been circulating from one person to another person, actual money created is say 3000 money supply. So here we can say credit multiplier is 3. Have you understood concept of money multiplier and credit multiplier? मनी मल्टीप्लायर में एक्सपेंडिचर की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में पैसा जा रहा है, एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर में एक पर्सन के पास जो पैसे आ रहा है वो खुद के बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, एंड बैंक वो पैसा यूज करके किसी दूसरे को लोन दे रही है. सो जब वो लोन दे रही है दैट विल ट्रांसफर टू अनदर पर्सन हैंड. सो इन दिस मैनर द मनी सप्लाई विल इंक्रीज. हैव यू अंडरस्टूड मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर? चलिए अब आते हैं अपने कंसेप्ट. Supply of money is stock variable. Stock variable मतलब we are measuring at a particular time. If you remember, national income was flow concept. We are measuring over a period of time. यहाँ पे money supply एक particular period of time में हम measure करते हैं. Okay. So stock of money always refers to stock of money available to public as a means of payment and store of the value. So this is always smaller than the total stock of money that really exists in the economy. Basically होता क्या है, जो public के पास जो पैसे होंगे that will be smaller as compared to total money, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे रहेंगे, सेंट्रल बैंक के पास पैसे रहेंगे, बैंकर्स के पास पैसे रहेंगे. सो एक टोटल सपोज क्वांटम ऑफ मनी इज 1000, उसमें से बैंक सपोज 400 रख रहा है, रिमेनिंग 600 इज इन द इकोनॉमी, राइट. सो मनी सप्लाई जो है इन द इकोनॉमी टुवर्ड्स इन हैंड्स ऑफ पब्लिक दैट माइट बी स्मॉलर एज कंपेयर टू टोटल मनी अवेलेबल. ओके, तो इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि मेजर हमें मनी सप्लाई क्यों करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द मनी सप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट दैट इजी पार्ट, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जाएगा तो ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, सो हाउ वी कैन मेजर दैट विल सी लेटर ऑन. बट यहाँ पे क्या मेजर करना जरूरी है एक्चुअल मनी सप्लाई? डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट की या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करेगी मनी सप्लाई पे. अगर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस साल हमें लग रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीआई चेंज करेगी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी. एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट इज फीलिंग कि इस साल मनी सप्लाई कम हो रहा है, मींस इकोनॉमी हो सकती है रिसेशन फेज में जा रही है, तो इन दैट केस दे विल चेंज देयर मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व्स कम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर मनी सप्लाई इन आवर इकोनॉमी सो दैट एक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसके बेसिस पे डिसाइड की जाएगी. ओके, तो रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, सिंपल वर्ड्स में, व्हाई मनी सप्लाई इज मेजर्ड. मनी सप्लाई मेजर क्यों करना है? It facilitates analysis of monetary development in order to provide deeper understanding of causes of money growth. तो बेसिकली टोटल मनी सप्लाई से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, ओके, या नीचे जा रही है. ओके, सो मॉनेटरी डेवलपमेंट्स ओवर सेवरल इयर्स, अपने इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या है स्टेटस आपका मनी सप्लाई का, ये सब एनालिसिस करने के काम आएगा जब हम मनी सप्लाई मेजर करेंगे. Central bank all over world adopt monetary policy to stabilize price level and GDP growth by directly controlling supply of money. The success of monetary policy depends to a large extent on a controllability of money supply and monetary base. ये monetary base क्या होता है? Monetary base मतलब actual printed money. We have already discussed कि actual printed money and money supply is a different part. मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्रेडिट मल्टीप्लायर की वजह से, मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर की वजह से जो प्रिंटेड करेंसी उससे ज्यादा मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही होती है. ओके, सो हियर सेंट्रल बैंक्स इन ऑल वर्ल्ड्स विल डिसाइड कि उनको मनी सप्लाई कंट्रोल करना है या मनी सप्लाई इंक्रीज करना है ओनली व्हेन दे हैव मेजर्ड मनी सप्लाई. ओके, अब सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड this point. High powered money, fiat money, that is printed money, and another is credit creation capacity of bank. So supply of money in the economy depends on decision of central bank based on authority conferred on it, and supply responses of commercial banking system of a country to changes in the policy variables initiated by central bank to influence a total money supply in the economy. So basically यहाँ पे high powered money जहाँ पे लिखा है, तो I guess you have already written printed money we can write. तो फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई प्रिंट करेगी, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ मनी. अगर आरबीआई ने ज्यादा प्रिंट किया तो मनी सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज होगा, अगर आरबीआई ने कम प्रिंट किया तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगा. ओके, एंड सेकेंड,
करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज फैट मनी, वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय फैट मनी। ये जो प्रिंटेड करेंसी है, ये प्रिंटेड नोट है, इसको हम फैट मनी कहते हैं। आरबीआई के पास कोई एसेट होना अब मैंडेटरी नहीं है, आरबीआई या गवर्नमेंट जब भी मन चाहे प्रिंट कर सकती है। अर्लियर देयर वाज अ पॉलिसी, अर्लियर देयर वाज अ सिस्टम कि अगर बैंक को प्रिंट करना है, सेंट्रल बैंक को नोट प्रिंट करना है, तो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू के गोल्ड रिजर्व होने चाहिए। जब आपके पास गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व होंगे, तब जाके आप प्रिंटिंग कर सकते हो। नाउ दैट्स कंसेप्ट, नाउ दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन रिमूव्ड। तो आज के रेट में जब भी गवर्नमेंट प्रिंट करेगी, सिंपली दे आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, दे आर प्रॉमिसिंग कि दिस मच वैल्यू वी आर ऑब्लिग टू पे। तो आज के रेट में गोल्ड रिजर्व एक्सेट्रा रखना मैंडेटरी नहीं, बट ऑलवेज टू बी ऑन सेफर साइड, जब बैंक करेंसी प्रिंट करेगी, दे विल कीप सम बैकिंग ऑफ द एसेट, एंड मोस्ट कॉमनली बैकिंग दो एसेट्स में रखा जाता है, गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो उसके अगेंस्ट नॉर्मली हम प्रिंट करते हैं, बट आज के रेट में कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। ओके, so currency issued by central bank is in fact a liability of central bank and government. Therefore, in principle, it must back by equal value of assets mainly consisting of gold and foreign exchange reserves. Okay, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली बैंक जब भी प्रिंट करना हो तो ये बैकिंग चेक करेगी, क्योंकि जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहे तो बैकिंग में एसेट तो होना चाहिए, राइट। अगर सिर्फ आपने लाइबिलिटी इंक्रीज किया एंड एसेट है ही नहीं, तो अपना जिम्बाब्वे जैसे सिनारियो होगा। ओके, so in practice, however, most countries have adopted minimum reserve system wherein central bank is empowered to issue currency to the extent keeping only certain minimum reserves of gold and foreign exchange. Second major source of money supply is banking system of country. That is, bank create money supply in the process of borrowing and lending transaction with public. So money so created by commercial bank is called as credit money. तो यहाँ पे ये second point हमने discuss किया हुआ है। Okay, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, तो विल बी राइटिंग 2 पॉइंट्स। वन इज हाई पावर्ड मनी विच इज एक्चुअल प्रिंटेड मनी, जिसको हम फैट मनी भी कहते हैं। ओके, एंड सेकंड क्रेडिट मनी विच इज अ लोन क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, जो हम पब्लिक को इशू करते हैं। ओके, दीज आर द टू सोर्सेज थ्रू विच मनी सप्लाई इज इंक्रीज और मनी सप्लाई इज क्रिएटेड, वी कैन से। अगर बैंक ज्यादा लोन दे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर बैंक ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है लोन देना, माइट बी एनी रीजन, आरबीआई ने रिजर्व इंक्रीज किया या बैंक को लोन देना ही नहीं है बाय एनी रीजन, तो वहां पे मनी सप्लाई नीचे आएगा। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आरबीआई मेजर कैसे करती है? अब देयर आर सेवरल एग्रीगेट्स व्हिच आरबीआई हैज गिवन एंड सेवरल टाइम्स दे हैव चेंज्ड इट आल्सो। मींस जुलाई 1935 में आरबीआई ने एक जो डेटा कंपाइल किया था, उसमें दे हैव गिवन सम एग्रीगेट सिंगल नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, एम आई। मतलब दे हैव सेड कि जितना मनी एक्चुअल अब लोगों के पास है सर्कुलेशन में, दैट मच ओनली विल बी मेजर्ड एज एम आई। सो दे हैव सेड कि वी विल मेजर ओनली मनी इन सर्कुलेशन। नाउ दिस सिस्टम वी आर नॉट यूजिंग। लेटर ऑन in 1967-68 they have made this compilation more broader. तो आज के रेट में कैसे मेजर किया जाता है? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स वाज एडिशनली पब्लिश्ड इन बाय आरबीआई एंड 1977 में a recommendation was been set up by second working group on money। ये अगेन प्रिंट हुआ है, यहां से कंटिन्यू। Following recommendations of second working group SWG, RBI has been publishing data on 4 alternative measures of money supply denoted by M1, M2, M3 and M4 besides reserve money. तो आरबीआई ने कहा कि हम 3 मेजर्स में मेजर करेंगे। ओके, फर्स्ट बेसिकली ये M1, M2, M3 एंड M4 लिक्विडिटी के बेसिस पे दिया गया है। मींस हाईएस्ट लिक्विडिटी विल बी इन M1, यहाँ पे हाईएस्ट लिक्विडिटी होगी। एंड देन M1 में हम ग्रेजुअली एडिशनल एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, सो M4 विल बी लोवेस्ट लिक्विड फंड्स। ओके, तो M1 एग्रीगेट, M2 एग्रीगेट क्या क्या है वो देखते हैं। M1 मींस जस्ट मॉनेटरी एग्रीगेट। ओके, तो देखिए M1 में क्या दिया है आरबीआई ने कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद द पीपल, सिंपल वर्ड्स में प्रिंटेड करेंसी जो सर्कुलेशन में है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अब बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट मतलब उसको कासा डिपॉजिट भी कहते हैं, सुना है आपने कासा डिपॉजिट? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। कासा मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट।
नॉर्मली बैंक को ये कासा सेवरल टाइम्स वर्ड यूज करना होता है. कासा मींस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. दिस इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट. उसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में से जब आपको चाहिए आप पैसे निकाल सकते हो बाय डिमांडिंग द मनी, राइट. डायरेक्टली एटीएम से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो. सो इट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट. एफडी को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं. फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि वहां पे कंसिडरेबल टाइम आप मेंटेन करते हो. सपोज आपने कहा कि हम 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 2 साल तक आप विड्रॉ कर नहीं सकते. विड्रॉ तो कर सकते हो बट देयर विल बी पेनल्टी चार्जेस. तो बिकॉज ऑफ दैट पेनल्टी इन सम वे बैंक मिनिमाइज कर रहे हैं विड्रॉल. तो आप नाउ बैंक विल बी नोइंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस 2 साल के बाद ही आप विड्रॉ करोगे. ओके, सो इट इज टाइम डिपॉजिट्स. तो यहाँ पे करेंसी नोट्स with people and demand deposit. Can we say demand deposit also very liquid funds? जब चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट. एटीएम कार्ड तो आप सभी के पास है. whenever you want आपके सेविंग अकाउंट से कैश में विड्रॉ कर सकते हो आप. ओके, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. अब आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स मतलब कौन सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक के जो डिपॉजिट्स होंगे आरबीआई के पास, दैट वी आर कंसिडरिंग. ओके, तो इन द फर्स्ट M1 मेजर हम टोटल क्या क्या करेंगे? पहले तो मनी सर्कुलेशन में कितना है, ओके, दैट इज प्रिंटेड मनी. सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल. फॉर एग्जांपल सपोज टोटल मनी इन द सर्कुलेशन इज 500 और से 5000 एंड हमने बैंक में डिपॉजिट रखा है 1000. तो टोटल मनी सप्लाई कितना होना चाहिए? 6000, राइट. सो दिस इज द लिक्विड मनी सप्लाई विच इज अवेलेबल. एंड ग्रेजुअली हम इसमें और एलिमेंट्स ऐड करते गए. मतलब M1 हम नैरो कंसीडर कर रहे हैं एंड ग्रेजुअली वी आर एडिंग द पॉइंट्स. ओके, M2 में आरबीआई ने कहा कि M1 मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ये 1, ये 2 एंड 3, ये तो कंसीडर करेंगे, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, दैट आल्सो विल बी एडिंग. आपको पता है पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग डिपॉजिट रख सकते हो, एफडी रख सकते हो, राइट. तो पोस्ट ऑफिस के पास जो भी सेविंग डिपॉजिट्स है तो वो हमें ऐड करना है इन दिस M1. तो दिस विल बी 4. तो ये हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा M2. ओके, अब M3 में क्या करना है? M3 में M1 लेना है आपको, ये प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम. अब बैंकिंग सिस्टम के पास जो टाइम डिपॉजिट है, मतलब सिंपल वर्ड्स में एफडी, ये किसका पैसा है? पब्लिक का ही पैसा है, राइट. बैंक सिर्फ होल्ड कर रहा है एज अ लायबिलिटी. तो पब्लिक का पैसा इन फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट और एफडी, दिस विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई. तो हियर वी कैन से टाइम डिपॉजिट इज लेस लिक्विड, इसलिए उसको थर्ड मॉनिटरी एग्रीगेट में रखा है. ओके, एंड M4, अब M4 में क्या इंक्लूड होगा? ये M3 इंक्लूड होगा प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. अब M2 में देखिए तो सिर्फ हम सेविंग डिपॉजिट ले रहे थे, अब यहां पे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग इंक्लूड करेंगे, मतलब इसमें M2 ऑलरेडी इंक्लूड होगा, राइट. एंड इसमें से एनएससी आपको एक्सक्लूड करना है. एनएससी मतलब क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ये पोस्ट ऑफिस नॉर्मली मैनेज करता है लेकिन उसका पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास. ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मनी इज गोइंग इनटू विद गवर्नमेंट एंड उसके अगेंस्ट हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. एक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो पैसे गवर्नमेंट अपने पास रखता है. तो फ्रॉम दिस मनी सप्लाई आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जो पैसे वो एक्सक्लूड करना है. ओके, सो दीज आर द मॉनिटरी एग्रीगेट्स एज इट इज. आपको समझना है, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं. आरबीआई ने जो नॉर्म्स दिया हुआ है एज इट इज हमें समझना है वो. ओके, सो अगर हमें मनी सप्लाई पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज यू हैव बीन गिवन करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, एंड आपसे पूछा है कैलकुलेट करो M3, तो क्या करेंगे? ये टोटल करेंगे एंड देन विल ऐड दिस टाइम डिपॉजिट विद बैंक. तो इस तरह सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. विल सी एग्जांपल्स है आपके नोट्स में, बाद में देखेंगे. हैव यू अंडरस्टूड? ये थे नॉर्म्स इन द ईयर 1977. आगे जाके आरबीआई ने वो चेंज कर दिया. ये जो पॉलिसी है M1, M2, M3, M4, अब आरबीआई ने उसको एडिशनली NM1, NM2, NM3 कर दिया. दीज आर न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स. क्या इसका मतलब ये है कि अर्लियर जो M1, M2, M3, M4 जो है वो स्क्रैप आउट हो चुके? आंसर इज नो. हम उसमें भी मेजर करेंगे एंड इसमें भी मेजर करेंगे. ओके, ऐसे नहीं कि अर्लियर स्क्रैप किया हुआ है. सो बेसिकली आरबीआई इज मेजरिंग इन दिस टू डिफरेंट सिनारियोस. ओके, तो यहां पे आरबीआई ने जो सेकेंड कमिटी आई गेस 1998 में, 1968 में पहली कमिटी एस्टेब्लिश हुई थी, 1977 में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एग्रीगेट्स फॉर बीन मेंशन. 1998 में आरबीआई एडेड न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स, इसलिए उसको नाम दिया गया NM1. ओके,
तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर रिजर्व मनी। अब रिजर्व मनी मतलब सिंपल वर्ड्स में प्रिंटेड करेंसी की बात हो रही है, प्लस सम एडिशनल हम बात ऐड करेंगे। ओके, सो रिजर्व मनी मींस करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब जो बैंक आरबीआई के पास पैसे रख रहे हैं एज अ रिजर्व, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई मतलब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, ये हम ऐड करेंगे। ओके, सो नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, आरबीआई क्लेम ऑन द बैंक, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स एंड गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज टू पब्लिक एंड आरबीआई नेट मॉनेटरी लायबिलिटीज, ये लेस करके बेसिकली रिजर्व मनी आएगा। ओके, अब इस रिजर्व मनी में हमें फर्दर NM1, NM2 एंड NM3 कैलकुलेट करना है। NM1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो कैन यू सी इट इज वेरी सिमिलर टू M1 जो हमने अर्लियर देखा था। अर्लियर जो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सेम ही था ना, सेम था। तो M1 एंड NM1 इज सिमिलर। नाउ न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 2 क्या कहता है कि NM1 हम कंसीडर करेंगे प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट इंक्लूडिंग एंड अप टू कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। तो अर्लियर M2 क्या था? अर्लियर केस में इट वाज डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो टाइम डिपॉजिट्स है जो 1 साल के अंदर मैच्योर होंगे, दैट इज ऑल्सो मोर लिक्विड। तो आरबीआई ने कहा कि नाउ न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट विल बी first we'll be taking this very liquid money supply plus जो short term time deposits है resident लोगों के, that we will add in it. Okay, and NM3 means अब NM2 include होगा, यानी कि currency with public, demand deposits with banking system and other deposits, ये 3, and short term deposits with bank, ये चारों पहले include होंगे NM3 में, that is new monetary aggregate 3 में। एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 1 साल के ऊपर वाले जो एफडी है वो ऐड करेंगे। एंड कॉल एंड टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कॉल एंड टर्म फंडिंग मतलब सिंपल वर्ड्स में लॉन्ग टर्म फंड्स गिवन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, दिस विल बी एडेड। हैव यू अंडरस्टूड दिस सो फार? जस्ट हमें एक एक एलिमेंट ऐड करना है। दिस 2 एग्रीगेट्स वी हैव टू कंसीडर। After this, again these aggregates were being changed in form of L1, L2, L3। चेंज मतलब इसी में एडिशन किया था। ओके, तो देखिए NM3 तक हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे। ओके, तो NM3 वी कैन से लेटर ऑन इट वाज कंसीडर्ड टू बी अ स्मॉलर कंसेप्ट। अब इसमें और भी ऐड किया गया। अब ऐड क्या किया गया? L1 में NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सक्लूडिंग NSC। अर्लियर M2 में सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस में सेविंग कंसिडर कर रहे थे एंड M4 में टोटल डिपॉजिट्स कंसिडर कर रहे थे। अब यहाँ पे NM3 में हमने पोस्ट ऑफिस के कोई डिपॉजिट्स कंसिडर नहीं किए, राइट। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? पोस्ट ऑफिस के पास और पोस्ट ऑफिस के साथ जो भी टोटल डिपॉजिट्स है वो हमें ऐड करना है। ओके, नाउ इट इज गेटिंग मोर ब्रॉडर। इसमें और ज्यादा हम मनी सप्लाई वाले पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, L2 में L1 इंक्लूड करना है, मतलब ये सारे अमाउंट प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो पैसे है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट वो हमें ऐड करना है, प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद द टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन बैंक्स, ये हमें ऐड करना है, प्लस टर्म बोरोइंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दिस वी हैव टू ऐड कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अगर कोई बोरो किया हुआ है फ्रॉम पब्लिक एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या होता है? इट इज सिमिलर टू या एफडी ओनली, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एफडी नेगोशिएबल नहीं होता। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब हमने पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट लिया हुआ है, उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। सो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द पर्सन हु इज हैविंग दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उनको पैसा दिया जाएगा। सो इट इज वेरी सिमिलर टू एफडी, यू कैन कंसीडर। ओके, एंड L3 में हम L2 ऐड करेंगे प्लस पब्लिक डिपॉजिट विद NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये सारे ऐड करने के बाद फाइनल आपको L3 मिलेगा। दीज आर ऑल डिफरेंट मेजर्स। तो आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि जस्ट कैलकुलेट मनी सप्लाई, आपको क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट M4 या NM3 कैलकुलेट करो या L3 कैलकुलेट करो, L2 कैलकुलेट करो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो भी दिया है ना ऐड करना है मोस्टली आपको।
क्योंकि एवरीथिंग विच विल बी गिवन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बैंक के पास जो पैसे, उनके खुद के जो पैसे या गवर्नमेंट ने इशू करके बैंक के पास रखा है या आरबीआई ने प्रिंट करके अपने बैंक को ही दिया हुआ है, कमर्शियल बैंक, वो इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारे एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करना है। ओके, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। रीड दिस फर्स्ट एग्जांपल। रिजर्व मनी मतलब वो सारे मनी इन सर्कुलेशन ओनली। सो रिजर्व मनी में हमें ये ऐड करना है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ऐड करना, तो ये टोटल ऐड करके आपको आएगा रिजर्व मनी। सिमिलरली M3 कंप्यूट करो। M3 क्या ऊपर देखिए, कंप्यूट करके बताइए मुझे। M3 कैसे कैलकुलेट होगा? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स बराबर। अब M1 में क्या कहेगा, क्या करेंसी विद पब्लिक M1 में आएगा? यस। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक विल इट कम इन M1? यस। टाइम डिपॉजिट विद बैंक ये नहीं आएगा M1 में, राइट। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या ये आएगा? यस। तो ये टोटल आपको मिलेगा M1। ओके, एंड M3 में क्या आएगा? M3 विल बी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो ये ऐड करना है, सिंपल वर्ड्स में सारा टोटल करना है, दैट विल बी M3। बट while presenting we'll be presenting first M1 and then you'll be writing a second step, M3 is equal to M1 plus time deposits. Okay, this is how it will be done. क्रेडिट तो बाद में देखेंगे। यहां तक कोई डिफिकल्टी? इसके ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग नाउ कैन वी कंटिन्यू एट 7 o'clock? अभी ज्यादा बचा नहीं है, विल सी सम क्वेश्चंस, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, so I'll ask Mohit sir to conclude it 10-15 minutes earlier so that we'll continue. आधा घंटा मोस्टली रहेगा क्लास। ओके, we'll continue at evening then. All right, चलो।